जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपके साथ सिरोसिस, लीवर सिरोसिस का एक ख़ुलासा पेश किया था या ओवरव्यू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अभी थोड़ी सी उन्हीं स्लाइड्स को थोड़ा सा ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करना है। बाकी आप डिटेल में इनको पढ़ लें और इंशाल्लाह वो इसी तरह इसमें भी हम आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में जाएंगे, एक एक चीज़ लेंगे। हमने कल डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल डिजीज़ और नॉन वायरल डिजीज़ हैं जिसकी वजह से लिवर पे जब अटैक होता है तो इससे इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन के बाद फिर सिरोसिस बन जाती है। तो ये जो मैंने कहा कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, कल मैंने इसके नाम नहीं बताए थे। तो वायरल डिजीज़ में जो कॉमन डिजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में सिरोसिस करते हैं, इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, एक क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है और क्रोनिक हेपेटाइटिस डी है, PCD, ठीक है। और जो नॉन वायरल डिजीज़ हैं उनमें कुछ उनके नाम हैं नैश रिलेटेड सिरोसिस, कि जिगर में चर्बी है उससे सिरोसिस बन जाती है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और अल्कोहलिक सिरोसिस। मैंने इनकी PDF फाइल्स भी आपको ईमेल भी की हैं, उसमें आप डिटेल से नाम याद रखें। फिर बाद में हम अगले आइंदा दिनों में पे एक ही चीज़ लेंगे कि हेपेटाइटिस बी किस तरह सिरोसिस करता है, हेपेटाइटिस सी किस तरह करता है, ऑटोइम्यून से क्या मुराद है, किस तरह होता है, फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये लिस्ट आप याद करें कि इन काजेज़ की वजह से सिरोसिस होती है, ठीक है। कैसे सिरोसिस करते हैं, देखें ये लिवर देखें, नॉर्मल लिवर था। इधर जो है ना, अगर आप गौर करें तो ये देखें फाइब्रोसिस हो गया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई, फाइब्रोसिस बननी शुरू हो गई, फिर रीजनरेटिव नोड्यूल्स हो गए। तो ये मैं आपके साथ सामने पढ़ता हूँ कि वायरल एंड नॉन वायरल डिजीजेस काज इन्फ्लेमेशन इन द लिवर। लिवर में इन्फ्लेमेशन करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी टिश्यू, इन दिस केस लिवर टुवर्ड्स एनी इंजूरियस एजेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक एजेंट। कि जब भी कोई ख़तरनाक चीज़, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई टॉक्सिक एजेंट्स है, कोई ड्रग है, कुछ केमिकल्स हैं, वो अगर बॉडी में अंदर दाखिल होते हैं और किसी टिश्यू में जाते हैं, अब यहाँ पे लिवर है, अगर लंग्स में जाते हैं या स्टमक में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो टिश्यू रिस्पॉन्स करता है अपने आप को बचाने के लिए और उस टॉक्सिक एजेंट पे अटैक करता है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। When the inflammation process persists for more than 6 months, then it is called chronic inflammation. यानी ये एक जंग है जो कि बॉडी के टिश्यू उन इंजोरियस एजेंट्स के साथ करती है। जब ये जंग इन्फ्लेमेशन 6 महीनों से लंबी हो जाए तो इसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीलिंग और फाइब्रोसिस। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की खूबी होती है क्योंकि जंग बड़ी हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो जो डैमेज होता है बॉडी उस डैमेज को हील करता है। तो हीलिंग अमूमन पर लिवर में ये फाइब्रोसिस की वजह से होती है, ठीक है। इन द केस ऑफ लिवर, इफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज नॉट स्टॉप्ड अर्लियर, अगर हम इसको जल्दी ख़त्म ना करें और ये सालों चलती रहे, द क्वांटिटी ऑफ फाइब्रोसिस इंक्रीजेज विद टाइम। देखिए फाइब्रोसिस को मैंने मोटा लिखा है, तो फाइब्रोसिस की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है, फ्राम F0 टू F1, F2, F3, F4। फाइब्रोसिस एक सख्त मादा होता है तो वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। जब ये मैक्सिमम लेवल पहुंच जाती है, when fibrosis is reached to F4 stage, then regenerative nodules develops within the liver। तो लिवर मुख्तलिफ जगहों से उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं। वो ट्राई करते हैं कि मैं अपना काम करूं लेकिन काम नहीं कर पाते। तो सिरोसिस से मुराद हमारी ये होगी कि F4 फाइब्रोसिस प्लस रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है। ये उसकी सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। तो सिरोसिस में होता क्या कि एनाटमी भी ख़राब हो जाती है और फिजियोलॉजी भी ख़राब हो जाती है। मुख्तलिफ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट को सिरोसिस है। ये फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से फीचर्स हैं, वो पिक्चर्स में आपसे शेयर करूँगा। अगर कोई भी फीचर ज़ाहिर नहीं है तो अल्ट्रासाउंड और मुख्तलिफ किस्म के लेबॉर्ट्री टेस्ट हमें बताते हैं कि इस बंदे को सिरोसिस है। और कुछ और स्कोर्स हैं जो हम कंप्यूटर पे कैलकुलेट करते हैं, स्मार्टफोन पे कैलकुलेट करते हैं, वो है FIB-4, एप्री और फाइब्रोस्कैन हम करते हैं, आपको पता है। तो इनसे पता चल जाता है कि ये सिरोसिस है। सिरोसिस एक लाइफ लॉन्ग सारी उम्र की बीमारी है, जिस तरह ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है, और ब्लड प्रेशर शुगर की तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत बढ़ती जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसकी होती हैं और आखिर में मरीज़ को मार देता है।
CTP स्कोर और मेल्ट स्कोर वो दो स्कोर हैं कि जिसके ज़रिए हम किसी भी सिरोसिस की सेवेरिटी को रिकॉर्ड उसका करते हैं। जिस तरह के ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो हम उसका हर विजिट पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पता चलता है कि उसका BP कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है। जब इस तरह शुगर का मरीज़ होता है तो हम हर विजिट पे उसका शुगर चेक करते हैं और मालूम करते हैं कि इसका शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। इस तरह सिरोसिस के मरीज़ को उसकी कंट्रोल देखने के लिए हम ये CTP जिसे चाइल्ड स्कोर बोलते हैं और मेल्ट स्कोर, मेल्ट मीन्स मॉडल ऑफ एंड लिवर डिजीज स्कोर, ये स्कोर होता है। ये मैं आपको बता दूंगा, ये आपके कंप्यूटर ये मोबाइल में भी है। तो इन मोबाइल्स के ज़रिए हम ये डिजीज़ सेवेरिटी को कंट्रोल करते हैं और ये इसमें डिस्कशन फिर मैं इस पर एक अलहदा लेक्चर दूंगा कि CTP स्कोर से हमें क्या मुराद है, हम क्या चीज़ें देखते हैं और इससे हमारा मकसद क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपको फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट आ जाए। कौन से टेस्ट होते हैं जो कि हम अमूमन सिरोसिस में करते हैं? हम ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं सिरोसिस के मरीज़ में, क्रॉनिक ब्लड पिक्चर, ये कंप्लीट ब्लड पिक्चर, बिलिरुबिन, ALT, एल्कालाइन फास्फेटेज, एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन्स, PTINR, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन और ये स्कोर्स। तो ये ऐसे टेस्ट्स हैं कि जिन टेस्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पेशेंट्स के लिवर सिरोसिस ये स्टेबल है, ये ख़राब हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, या एक जगह पे खड़ा है, ठीक है। क्योंकि सिरोसिस के मरीज़ में हमारा मकसद ये होता है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशंस बन सकती हैं किसी भी सिरोसिस के मरीज़ को, जिससे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, ये जिसमें बेहोशी होती है, वेरिसियल ब्लीड जिसमें खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, वो रगे पूली होती हैं, वेरिसेस बनी होती हैं स्टमक में, वो पट जाती हैं, असाइटिस अगर कंट्रोल ना हो तो ये स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बनता है, जिसका मतलब है यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। या हेपेटोरीनल सिंड्रोम, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, या रिफ्रैक्टरी असाइटिस रेजिस्टेंट होती है और ड्रग्स उस पर काम नहीं करते, तो ये पेचीदगियाँ बन सकती हैं, ट्यूमर बन सकता है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, खून पतला हो सकता है, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और कमज़ोरी होती है। तो हमारा मकसद ये होता है लिवर सिरोसिस के मरीज़ को ट्रीटमेंट देने का कि जिनमें ये पेचीदगियाँ नहीं आई हैं वो पेचीदगियाँ ना हो। किस तरह होगी ये फिर मैं अलग-अलग लेक्चर करूँगा, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी पे आपके साथ, वेरिसियल ब्लीड का, एसाइटिस का अपना, HCC का अपना, फिर मैं बताऊँगा कि इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन क्या था और अगर फौरी तौर पर है फिर हम क्या करते हैं और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या करते हैं। और वो जो टेस्ट मैंने आपके साथ बताए थे, इन टेस्टों के ज़रिए फिर हमें पता चलता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, कितनी सेफ्टी है, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अगर एक टाइम आता है कि तमाम इलाज काम करना छोड़ देता है तो फिर हम लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं और एक दूसरे बंदे का, हेल्दी बंदे का लिवर लगाते हैं, एक ग्राफ्ट लगा देते हैं और इससे फिर एनाटमी फिजियोलॉजी दोबारा आ जाती है। ये कंडीशंस थी कि एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर। एक और कंडीशन है पेचीदगी है कि जो इसकी भी डिटेल में आपको बताऊँगा कि मुख्तलिफ वजहों से लिवर अचानक काम करना छोड़ देते हैं। जिस तरह के टायर होता है, कमज़ोर होता है, काम चल रहा होता है, लेकिन कभी कभार टायर पंक्चर हो जाता है, तो ये भी लिवर पंक्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये इसमें हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। और जिस तरह मैंने पहले बोला था कि लिवर ट्रांसप्लांट लाइफ लॉन्ग ड्रग्स की ज़रूरत होती, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स की ज़रूरत होती, ऐसी दवाइयाँ कि वो लिवर की अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम रखे, अदरवाइज़ अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो उस ग्राफ्ट को ख़त्म करती है, यानी उसको जला देती है, तो वो बचा रहे। प्लस जिस बीमारी की वजह से सिरोसिस था वो बीमारी भी दोबारा आ सकती है, प्लस ड्रग इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी मज़ीद डिटेल थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर इन कंपोनेंट्स में से जो कि मैंने डिस्कस किए थे एक चीज़ लेंगे और उसकी ज़रा तफसील बताएंगे कि जी ये क्या हो सकता है सिरोसिस के बारे में, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, आप इसको पढ़ें, आप इसको, मैं इनके साथ मुतलिक आप लोग साथ शायद एक दो वीडियोस भी शेयर करूं और वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एक जनरल वीडियोस होंगी, आपको ज़रा पता चल जाएगा कि ये कैसे सिरोसिस बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, और GIT में क्या चीज़ें, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह जी इसको पढ़ें, इस पर टाइम लगाएं और इंशाल्लाह कल इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इनकी यूट्यूब लिंक्स मैं आपको भिजवा रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।